हेलो फ्रेंड्स, आज हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आपके साथ साझा करने वाले हैं। इस पूरे एपिसोड में आपको जानकारी मिलने वाली है कि टीएलसी क्या होती है और इसके कौन-कौन से फैक्टर्स हैं, किस जिस पर डिपेंड करता है। हम इसके बेसिक प्रिंसिपल को समझेंगे, ये भी समझेंगे इसके कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं और इसके विजुअलाइजिंग एजेंट क्या-क्या होते हैं, डेवलपर्स क्या-क्या होते हैं, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन, इन सारी चीज़ों को इस एपिसोड में हमने कवर करने की कोशिश किया है। आप इन सब चीज़ों को समझने के लिए अंत तक जरूर बनिएगा और आप कॉपी पेन लेकर आपको बैठना चाहिए, क्योंकि इसमें ढेर सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक की एनालिटिकल टेक्निक होती है, जिसमें वो मिक्सचर्स को सेपरेट, आइडेंटिफाई और प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। इसके दो फैक्टर्स होते हैं, दो की फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है स्टेशनरी फेज, जो जनरली सिलिका जेल या एल्यूमिना का होता है। दूसरा होता है मोबाइल फेज जो डिफरेंट सॉल्वेंट या सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। जो स्टेशनरी फेज होता है, इसका सिलेक्शन भी स्ट्रक्चर के बेस पर किया जाता है। और जो सॉल्वेंट फेज, जो मीडिया मोबाइल फेज होता है, एक मिक्सचर्स के स्ट्रक्चर को, पोलरिटी को, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर सेलेक्ट किया जाता है। तो शुरू में तो इसका यूज एंड तो ट्रायल बेसिस पे इसको हम ढेर सारे उसमें सॉल्वेंट में ट्राई करते हैं, सॉल्वेंट के मिक्सचर्स में ट्राई करते हैं। उसके बाद हम एक सॉल्वेंट या मीडिया का सिलेक्शन करते हैं। आइए हम आगे समझते हैं। अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें तो ये एब्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। एब्जॉर्प्शन जानते हैं, वीक वीक फिजिकल फोर्सेस इसमें काम करती हैं। तो आप जैसे स्ट्रक्चर इसमें देख रहे हैं कि जो सिलिका के ऊपर हाइड्रोक्साइड ग्रुप, OH ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि हाईली पोलर ग्रुप लगा हुआ है। तो ये क्या करता है, हाईली पोलर जो कंपाउंड्स होते हैं उनके साथ अध्ययन अच्छे से होता है, उनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाता है, उनके साथ अफिनिटी बहुत अच्छी होती है। जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, लेस पोलर कंपाउंड है, उसके साथ इनका अध्ययन यानी कि जो बॉन्डिंग होती है वो काफी वीक होती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो जैसे हम मूवमेंट करते हैं टीएलसी प्लेट पर स्पॉटिंग करने के बाद उसको हम रन करने के लिए रख देते हैं, तो सबसे ऊपर जो मिलता है, जो पीक आती है, स्पॉट आता है, उसकी पोलरिटी सबसे कम होगी। जैसे जैसे नीचे आते जाते उसकी पोलरिटी बढ़ती जाती है। तो एक फैक्टर आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर जस्ट समझने की कोशिश करते हैं। आर एफ फैक्टर, रिटेंशन फैक्टर, तो जिसका आर एफ फैक्टर ज्यादा होगा वो क्या होगा, उसकी पोलरिटी कम होगी, वो नॉन पोलर ज्यादा, कैरेक्टर ज्यादा होगा। जिसका आर एफ फैक्टर ज्यादा होगा वो नॉन पोलर होगा, जिसका आर एफ फैक्टर कम होगा वो पोलर कंपाउंड होगा। ऐसा हमें समझना चाहिए। अब इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के टीएलसी के की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आइए समझते हैं। तो टीएलसी प्लेट्स, टीएलसी प्लेट्स इसी को हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। ज्यादातर अब प्री मेड आता है, मल कंपनी बनाती है, एक तरफा उसका अधिकार है। इसमें एक केमिकली इनएक्टिव प्लेट्स होते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं सॉल्वेंट के साथ। टीएलसी चैम्बर वो पॉट होता है, वो बर्तन होता है जिसमें सॉल्वेंट रखा जाता है, और उसमें टीएलसी प्लेट को स्पॉटिंग के पास रख देते हैं, तो वो मूवमेंट करता है जिस बर्तन के अंदर, जिस पॉट के अंदर, उसको टीएलसी चैम्बर कहते हैं। मोबाइल फेज सॉल्वेंट का सिलेक्शन करके सॉल्वेंट या सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। ये ऐसा सॉल्वेंट हम चूज करते हैं जिसमें मालिक्यूल डिजॉल्व हो, जिसमें मालिक्यूल मूवमेंट कर सके। फिल्टर पेपर इसलिए रखते हैं ताकि सेचुरेशन आ जाए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। अब ये हम आपको टीएलसी प्लेट का, आपने टीएलसी प्लेट का बॉक्स आपके पास होगा, तो आपने जरूर देखा होगा कि टीएलसी प्लेट के बॉक्स में ऐसा होता है। तो ये लिखा होता है टीएलसी प्लेट, ये है। उसमें जो स्टेशनरी फेज है वो सिलिका जेल है, उसकी साइज 60 मेश साइज है। और एफ का मतलब फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है, 254 नैनोमीटर पर वो फ्लोरोसेंट शो करता है। अब ज्यादातर जो फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज होता है वो जिप्सम यूज होता है। इसमें 25 यूनिट्स होते हैं, 25 प्लेट्स होते हैं। यही इसमें अलग अलग भाषा में यही लिखा हुआ है। इसको बनाने वाली कंपनी मर्क कंपनी, ज्यादातर मर्क कंपनी ही इसको बनाती है। दूसरी कंपनियां हैं लेकिन उनकी क्वालिटी मर्क के क्वालिटी के बराबर की नहीं होती, इसलिए सबसे अच्छा शायद
सबसे सस्ता, सबसे छोटी कंपनी से लेके सबसे एडवांस लैब तक सब जगह अगर टीएलसी प्लेट मर्क का ही यूज किया जाता है। अब इसमें ये जो होता है ये टीएलसी चैम्बर होता है, इसके अंदर टीएलसी लगा होता है। अब ध्यान देना, स्पॉटिंग करने के बाद जो नीचे ये सोल्यूशन होता है, स्पॉटिंग यहाँ करते हैं, ठीक है। स्पॉटिंग से ऊपर तक ये, इसको ध्यान देना, माल सॉल्वेंट का मालिक्यूल्स अगर यहाँ तक मूवमेंट किया तो सॉल्वेंट का फ्रंट हो गया, और हमारा प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट किया तो ये प्रोडक्ट का फ्रंट हुआ। तो प्रोडक्ट फ्रंट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट फ्रंट को ही आर एफ फैक्टर बोलते हैं। इसको आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। आर एफ फैक्टर यानी रिटेंशन फैक्टर्स क्या होते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपाउंड, यानी देखो कंपाउंड ए कंपाउंड यहाँ तक ए डिस्टेंस है, सॉल्वेंट बी है, तो ये क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपाउंड ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, यानी ए डिवाइडेड बाय बी को आर एफ फैक्टर कहते हैं। आर एफ हमेशा 1 से कम होगा, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। क्यों यूनिट नहीं होगा? क्योंकि यह एक रेशियो होता है। अब एक चीज का ध्यान देना है, जो यहाँ एक लाइन होती है, लाइन खींचते हैं, सॉल्वेंट इसमें जो मीडिया होता है, सॉल्वेंट होते हैं, उसकी हाइट जो होती है वो इस लाइन से नीचे होना चाहिए। मतलब ये लाइन जो खींचते हो सॉल्वेंट का जो जितना हाइट आ रही है उससे ऊपर ये लाइन होनी चाहिए। क्यों? अगर ऐसा नहीं होगा तो कंपाउंड इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान देना है। इस बात का भी ध्यान देना है कि बहुत ज्यादा डाइल्यूट ना हो और बहुत ज्यादा हो कंसंट्रेट ना हो। इन दोनों का इफेक्ट होता है, हमारे प्रॉपर स्पॉटिंग नहीं होगी, प्रॉपर अगर उसका कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं होगा। डाइल्यूशन का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट ना हो कि वो दिखाई ना दे, इतना बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट ना हो। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होगा तो प्रॉपर हमें स्पेसिफिक इस प्रकार से स्पॉटिंग नहीं दिखेगा, वो टेलिंग आएगा, ये सारे फैक्टर्स होंगे। दूसरी चीज़, ये मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। स्पॉटिंग करने के बाद हमें उसको अच्छे से ड्राई करना चाहिए, नाइट्रोजन का यूज करके, ड्रायर का यूज करके, किसी भी तरीके से उसको ड्राई करना चाहिए। अब कौन कौन से स्टेप्स होते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के लिए, उसको हम समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहले सबसे पहला स्टेप है कि पेंसिल से एक टीएलसी प्लेट लेते हैं, उस टीएलसी प्लेट पे एक लाइन ड्रा करते हैं, उस पर स्पॉटिंग कर देते हैं। जब क्या होता है, आपके स्टार्टिंग मेटेरियल लेफ्ट से, आप रिएक्शन में क्या करते हैं, आप रिएक्शन जब आप लगाते हो तो लेफ्ट में स्टार्टिंग मेटेरियल होता है, राइट में प्रोडक्ट होता है, बीच में एरो होता है। ऐसे यहाँ भी स्पॉटिंग करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। स्टार्टिंग मेटेरियल या रॉ मेटेरियल को लेफ्ट में आप स्पॉटिंग करेंगे, ठीक है, इसको लेफ्ट में आपको स्पॉटिंग करना है, और राइट में आपको स्पॉटिंग किसका करना है? प्रोडक्ट का करना है। इस तरीके से आप इसका स्पॉटिंग करेंगे। बीच में को लगाना है, को लगाने से क्या होगा कि आपको ये आइडिया लग गया। कई बार होता है अलग अलग आप स्पॉटिंग करते तो कई बार होता है कि उसका डिस्टेंस जो होता है अलग अलग पोजीशन पर वेरी करता है। को लगाने से आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि उसके रिस्पेक्ट में स्टार्टिंग मेटेरियल या कंपाउंड या रिएक्शन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहाँ उनके पीक आ रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। इस चीज का ध्यान देना है कि अप्लाई द सैंपल सॉल्यूशन ऑन द मार्क्ड स्पॉट कीपिंग इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम। जो उनके बीच डिस्टेंस होता है नीचे से बेस लाइन से वो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। मोबाइल पे जो होना चाहिए वो फ्यू सेंटीमीटर्स, उससे कुछ सेंटीमीटर अबव होना चाहिए हमारा जो मार्किंग है। और इसमें एक फिल्टर पेपर रखते हैं। फिल्टर पेपर रखने से क्या होता है, इक्वल ह्यूमिडिटी यानी सेचुरेशन इक्वली हो जाता है। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब स्पॉटिंग लगाने के बाद हमें टीएलसी प्लेट को अच्छे से ड्राई करके उसमें रन के लिए रख देना चाहिए। जैसे वो रन हो जाए उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, उसको हमें रन करने के बाद उसको ड्राई करना चाहिए। ड्राई करने के बाद यूवी चैम्बर या दूसरे डेवलपिंग एजेंट का यूज करके हम उसको देख सकते हैं। अब देखिए आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। विजुअलाइजिंग एजेंट क्या होता है? आपने टीएलसी को रन कराया, टीएलसी को रन कराने के बाद उसको देखने के लिए हम जिन फैक्टर का, फिजिकल या केमिकल फैक्टर का टर्मिनोलॉजी का यूज जो करते हैं उसको विजुअलाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं। ये फिजिकल भी हो सकते हैं मेथड्स और केमिकल मेथड्स भी हो सकते हैं। आइए हम उसको देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया है, एक टेबल आपके काम के हैं। यूवी चैम्बर का अगर यूज करते हैं, ज्यादातर इसका यूज होता है स्टैंडर्ड कॉन्जुगेशन अगर होता है या एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वे आसानी से यूवी में दिख जाते हैं। जैसे अगर
हेलोजिनेटेड बेंजीन है तो उसका, जैसे ब्रोमो बेंजीन है तो वो उसका पिंक कलर का आएगा। हेलोजिनेटेड कंपाउंड का एक स्पेसिफिक कलर आता है, आप देखेंगे। वैसे यूवी चैम्बर में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन और एरोमेटिक कंपाउंड है वे आसानी से दिख जाएंगे, एलिफैटिक जल्दी नहीं दिखता है। आयोडीन में एरोमेटिक एलिफैटिक दोनों प्रकार के दिख जाते हैं। इसको कैसे बनाते हैं, 100 ml का एक जार लेते हैं, उसके अंदर उसको कवर करते हैं, उसके अंदर कुछ सिलिका जेल 5 ग्राम तक डाल देते हैं, उसमें कुछ बहुत ही फ्यू आयोडीन के क्रिस्टल डालते हैं। ऐसा करने से आपका आयोडीन चैम्बर बन जाता है। कुछ लोग सिलिका जेल की जगह पर कुछ पेपर के टुकड़े डालते हैं, दोनों तरीका आप यूज कर सकते हो। तीसरा KMnO4, KMnO4 हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, तो जो ऑक्सीडाइजेबल होते हैं ऐसे फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्केन्स, अल्काइंस, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर्स, इन सारी चीजों को हम देखने के लिए KMnO4 का यूज करते हैं। KMnO4 का सोल्यूशन कैसे बनाते हैं, 1.5 ग्राम KMnO4 को KMnO4 10 ग्राम K2CO3 और 1.25 ml 10% NaOH सोल्यूशन को 200 ml वाटर में डिजोल्व करते हैं। अब जो सोल्यूशन बनता है इसका यूज हम कर सकते हैं KMnO4 के लिए। ये बनाने के बाद 2 से 3 हफ्ते तक आसानी से आप यूज कर सकते हो, डिग्रेड नहीं होता। लेकिन उससे ज़्यादा यूज होने पर उससे ज़्यादा हम इसका यूज करने पर प्रॉपर हमें नहीं दिखेगा, ये खराब हो जाते हैं। तो एक बात और कि KMnO4 में जैसे आप करते हो उसके बाद इसको ड्राई करना, प्रॉपर ड्राई करने के बाद ही आपको TLC प्लेट पर अच्छे से पीक स्पॉट दिखेगा। नीन हाइड्रोजन अमीन और अमीनो एसिड के लिए इसका यूज किया जाता है। इसको कैसे बनाया जाता है, 1.5 ग्राम नीन हाइड्रोजन को 100 ml ऑफ एन ब्यूटेनॉल या IPA में इसको लेते हैं, उसके बाद इसमें 3 ml एस्टिक एसिड मिलाते हैं, अच्छे से सेक कर लेते हैं, जैसे होमोजीनियस बन जाता है इसका यूज हम करते हैं। ध्यान देना 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन और अमीनो एसिड, अमीन ही इसमें दिखाई देता है, 3 डिग्री का नील हाइड्रोजन में कोई मतलब नहीं है, उसमें नहीं दिखाई देता है। अगला फेरिक क्लोराइड या फिनॉल के लिए बहुत ही अच्छा विजुलाइजिंग एजेंट इसको माना जाता है। इसको कैसे बनाया जाता है, इसको फेरिक एसिड 1% फेरिक क्लोराइड को का सोल्यूशन 50% एक्वस मेथनॉल में बनाते हैं। ठीक है, 1% फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन लेते हैं और 50% एक्वस मेथनॉल यूज करके उसको बनाते हैं। डीएनपी एल्डिहाइड और कीटोन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसको 12 ग्राम को 12 ग्राम 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन को 60 ml कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और 80 ml वाटर को 295% इथेनॉल में अच्छे डिजोल्व करते हैं। पीएम में इसका यूज किया जाता है। फास्फोमोलिब्डिक एसिड इसका यूज किया जाता है। ये यूनिवर्सल विजुलाइजिंग एजेंट होता है। लेस अमाउंट में अगर कोई भी चीज है तो वो भी पीएमए में आसानी से दिख जाता है। इसको 10 ग्राम फास्फोमोलिब्डिक एसिड को डिजोल्व किया जाता है 100% एब्सोल्यूट एथेनॉल में। ब्रोमोक्रिसाल का यूज किया जाता है ऐसे कंपाउंड्स के लिए जिनका पीके वैल्यू 5 या 5 से कम होता है। इसको कैसे बनाया जाता है, 100 ml एब्सोल्यूट एथेनॉल को 0.0 ग्राम ब्रोमोक्रिसाल को 0.0 ग्राम ब्रोमोक्रिसॉल को ग्रीन ब्रोमोक्रिसॉल को 100 ml एब्सोल्यूट एथेनॉल में डिजोल्व करने के बाद इसका 0.1% एक्वस NaOH सोल्यूशन इसमें ड्रॉप वाइट तब तक ऐड करते हैं जब तक कि इसका कलर ब्लू कलर हल्का न दिखे। उसके बाद ब्लू कलर गायब हो जाता है, कलरलेस हमारा सोल्यूशन होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि विजुलाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों आप इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आप नोट डाउन करके लेबोरेटरी में आप अपने यूज के लिए इनका यूज कर सकते हो। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं। इसके एडवांटेज क्या क्या है, तो टीएलसी से हमें कुछ ही मिनट में हमें रिजल्ट मिल जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये क्या कंपाउंड बना हुआ है और हमें क्या कंपाउंड बना, मतलब स्ट्रक्चर आपको मालूम है तो आप उस बेस पर आइडिया लगा सकते हो, पोलरिटी नॉन पोलरिटी इन सारी चीज़ों का आइडिया लगा सकते हो। स्टैटिक मेटेरियल के रिस्पेक्ट में आप लगा सकते हो कि कन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ, इन सारी चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हो। मतलब इसको फ्यू मिनट 2 4 5 मिनट में आप आसानी से आप रिएक्शन मॉनिटर कर सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, इसमें ज़्यादा टीएलसी प्लेट वैसे महंगा आता है लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए सस्ता है। इनएक्सपेंसिव मटेरियल यूज होता है, कोई ज़्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है। ये ढेर सारे
कंपाउंड के लिए इसका यूज होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा वर्साटाइल ये प्रोसेस है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसको आसानी से परफॉर्म किया जा सकता है और बहुत ही आसानी से इंटरप्रेटेट किया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात है, अगर मॉइस्चर होगा सॉल्वेंट में या टीएलसी प्लेट एब्जॉर्ब कर लिया है, उस कंडीशन में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, प्रॉपर पीक नहीं आएगा। वो आपको आसानी से पता लग जाएगा अगर मॉइस्चर रहेगा तो आपको बेस लाइन से थोड़ा सा ऊपर अलग से वो आपको दिखाई दे देगा कि मॉइस्चर है। इसके लिमिटेशन क्या क्या है, ये इनेंशियोमर और कुछ आइसोमर्स को आसानी से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, क्योंकि इनेंशियोमर के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं, पोलरिटी सेम होता है, तो ये उनको आइसोलेट नहीं कर सकता है। अगर किसी दो कंपाउंड के जिनके आरएफ फैक्टर आरएफ वैल्यू सेम आ गया तो उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। हमें स्पेसिफिक कंपाउंड के स्पेसिफिक आरएफ वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान देना है। टीएलसी प्लेट कोई लंबे समय तक यूज होने वाले स्टेशनरी फेज नहीं है, और कई बार होता है कि जो रिजल्ट आता है कुछ समय के बाद डिग्रेड हो जाता है। इसके एप्लीकेशन क्या होता है, प्योरिटी चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है, रिएक्शन मॉनिटरिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। जब तक एनालिटिकल प्रोसेस में एनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट नहीं होता उस समय रिएक्शन को, आपके कंपाउंड को मॉनिटर करने के लिए रिएक्शन मॉनिटरिंग के लिए टीएलसी का यूज किया जाता है। एक क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों मेथड होता है। प्रिपरेटिव टीएलसी के लिए भी इसका यूज किया जाता है। मीन्स आपको इम्प्यूरिटी आपने बनाया, आपको फ्यू एमजी चाहिए, आपने पूरे टीएलसी प्लेट पर प्रॉपर स्पॉटिंग करके उसको रन करा दिया, और फिर जहां पर स्पॉटिंग बराबर पाए उसको सीजर से या कटर से कट करके खुरेज के उसको सॉल्वेंट में डिजोल्व करके फिल्टर करके वापस डिस्टिल करके उस कंपाउंड को आइसोलेट कर सकते हो। प्रिपरेटिव टीएलसी के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा टीएलसी के बारे में। तो हमें ये समझा कि बहुत ही फंडामेंटल एनालिटिकल टूल है, जो बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव तरीके से सेपरेशन और आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए हमें ढेर सारे विजुअलाइजिंग टेक्निक के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अगला हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आने वाले हैं, कायरल एचपीएलसी, उसके बेसिक प्रिंसिपल, उसके एप्लीकेशन, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसके मैकेनिज्म, ये सारी चीजें क्या होती हैं उसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो आप वेट कीजिएगा कायरल एचपीएलसी उसके बेसिक प्रिंसिपल के बारे में हमारे एपिसोड का। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कोई आपके सवाल जवाब होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी टॉपिक पर आपको हमसे कोई जानकारी चाहिए तो उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं, हम उसके बारे में भी आपके समस्याओं का, आपके कंफ्यूजन को, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम जरूर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।